नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ये बेसिक लेक्चर होगा अरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु के बारे में। इस वीडियो के बाद हम इसके आने वाले वीडियोस में हम इनकी थ्योरीज डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको अरिस्टोटल के बारे में समझने में जो है समझ पाएंगे कि ये किस टाइप के व्यक्ति थे और प्लेटो से किस तरह डिफरेंट थे और इनकी थिंकिंग कैसी थी, उन सारी चीज़ों पर। तो ये बेस होगा आगे आने वाली थ्योरीज के लिए। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले हम ऑलरेडी जो है प्लेटो के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 7 से 8 वीडियोस हम उस पर अपलोड कर चुके हैं। आप उन्हें देखिए, क्योंकि अगर प्लेटो अगर समझ में नहीं आया आपको, अगर उसको पढ़ा नहीं प्लेटो को, तो आप एरिस्टोटल समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके उन वीडियोस को पहले देख लें, फिर इसको देखें। ठीक है, तो देखिए, एरिस्टोटल के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह प्लेटो की एक फेमस बुक थी द रिपब्लिक, और स्टेट्समैन भी थी और लॉज भी थी, द लॉज, इसी तरह से एरिस्टोटल की फेमस बुक होगी पॉलिटिक्स। ठीक है, और इन्हें जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इस वीडियो में, क्या हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, जो एरिस्टोटल का जो जन्म है वो 384 बीसी से 322 बीसी के बीच माना जाता है। इंट्रोडक्टरी के तौर पे बात करें हम इनके बारे में, तो इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, और जो है फादर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का फादर भी कहा जाता है, और पॉलिटिकल साइंस का भी फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका जवाब आपको इनकी आने वाली थ्योरीज में मिलेगा। ठीक है, ही हैज स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। इन्होंने जो है 158 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी दी। ठीक है, और इन नॉर्मल सी बात है, इनके गुरु थे प्लेटो, तो ये प्लेटो से काफ़ी प्रभावित थे, और प्लेटो से किन्हीं किन्हीं बातों के लेकर जो है उनकी आलोचना भी की है इन्होंने, एरिस्टोटल ने। जैसे कि जो प्लेटो हैं वो पूर्णतः आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं, जबकि जो एरिस्टोटल हैं वो रियलिज्म में बिलीव करते हैं, यथार्थवाद में बिलीव करते हैं। और जो प्लेटो हैं वो आदर्शवाद में बिलीव करते हैं, आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं। और जो है ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज फादर हु वाज अ फिजिशियन, और ये अपने पिताजी से भी इन्फ्लुएंस थे, जो कि एक फिजिशियन थे। ठीक है, और इन्होंने ही अप्लाइड द मेथड ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इन पॉलिटिकल स्टडीज़, और इन्होंने जो है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के मेथड्स को पॉलिटिकल स्टडीज़ में जो है अप्लाई किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी मोस्ट फेमस बुक है पॉलिटिक्स। और प्लेटो की जो रिपब्लिक है, प्लेटोज रिपब्लिक इज एनसाइक्लोपैडिक इन कंटेस्ट, वेयर एज एरिस्टोटल पॉलिटिक्स डील्स विथ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, और द कंट्री whose political culture comes nearest to Aristotle is Britain। जो कल्चर एरिस्टोटल का देखा जाता है वो ब्रिटेन में देखा जाता है। एरिस्टोटल कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंजर्वेटिव। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एरिस्टोटल को कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, कंजर्वेटिव्स प्रेफर टू प्रिजर्व कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, अपनी जो है जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द अपने दिमाग को घुमाना, ज़्यादा बातें ना करना, तो वो प्रिजर्वेंस और जो कंजर्वेटिव नेचर के थे ये, वो हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टोटल एज अ थिंकर, तो अनलाइक प्लेटो हु बिलीव्स दैट रूलिंग क्लास रिक्वायर अ स्पेसिफिक नॉलेज, एरिस्टोटल बिलीव्स दैट रूलिंग class does requires common sense. According to him, it is more important to be worldly wise rather than wise in the world of ideas। देखिए, इसका मतलब क्या है कि
प्लेटो की तरह, जो कि रूलिंग क्लास के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज की बात करता था प्लेटो, वहीं एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि रूलिंग क्लास को नॉलेज नहीं, कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को वर्ल्डली वाइज होना चाहिए। एरिस्टोटल के हिसाब से एक व्यक्ति को वर्ल्डली वाइज होना चाहिए, ना कि वर्ल्डली वाइज। देखिए WORLDL बाई वर्ल्डली, मतलब उसे पूरे विश्व का पॉलिटिक्स का और उसका नॉलेज होना चाहिए, शासन चलाने का सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। और वर्ल्डली मतलब नॉलेज शब्द। तो एरिस्टोटल कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है वर्ल्डली वाइज होना चाहिए, ना कि वर्ल्डली वाइज, जबकि प्लेटो कहता है वर्ल्डली वाइज होना चाहिए। ठीक है, देखिए एरिस्टोटल डज नॉट रिजेक्ट द वर्ल्ड ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, rather ideas are inherent in matter. We cannot outrightly reject the knowledge of this world which we gain through the use of sensation। देखिए एरिस्टोटल कहते हैं कि जो सेंसेशन के माध्यम से जो हमें नॉलेज मिली है, हम उसको एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और एरिस्टोटल बिलीव करते हैं मिडिल पाथ में। मिडिल पाथ समझते हैं ना, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है। तो मिडिल पाथ इन द सेंस, चलो इसमें से भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और दूसरे वाले तरीके में से भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लो। तो मिडिल पाथ में चलना, समझ रहे हैं? गौतम बुद्धा का भी एक रूल है, मिडिल पाथ, बिलीव इन मिडिल पाथ। तो एरिस्टोटल भी जो है मिडिल पाथ में बिलीव करते हैं, ना कि इसके पक्ष में जाएंगे ना किसी दूसरे के में, अपना मिडिल पाथ चूज करेंगे। ठीक है, ये हर चीज में जो है मॉडरेशन की तलाश करते हैं, मतलब थोड़ा ये भी होना चाहिए, थोड़ा वो भी होना चाहिए, मतलब मिडिल पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ही बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब मिडिल वे, मिडिल पाथ बाय गौतम बुद्धा। ठीक है, इट मीन्स द लाइफ ऑफ मॉडरेशन इज द बेस्ट लाइफ। मिडिल पाथ के बारे में बात करते हैं ये। इट मीन्स द लाइफ ऑफ मॉडरेशन इज द बेस्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। फॉर गुड लाइफ वी रिक्वायर बोथ नॉलेज एज वेल एज प्रॉपर्टी बट इन मॉडरेशन। मतलब ना ज़्यादा होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ना कम होनी चाहिए, एक मॉडरेटली होना चाहिए, मिडिल पाथ। ठीक है ना, तो इनके अनुसार जो है अच्छी लाइफ जीने के लिए केवल नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, लेकिन वो ना ज़्यादा होनी चाहिए, ना एक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, ना एक लिमिट से कम होनी चाहिए। ठीक है, इफ एरिस्टोटल इज फॉर मॉडरेशन, प्लेटोज फॉर परफेक्शन। और प्लेटो हमेशा परफेक्शन की तलाश में लगा रहता था, बेस्ट, और एरिस्टोटल मॉडरेशन में। ठीक है, इफ प्लेटोज आइडियलिस्टिक देन एरिस्टोटल इज प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। प्लेटो जो है आइडियलिज्म की बातें करता था, एरिस्टोटल जो है रियलिज्म की। हालांकि कुछ चीजें प्लेटो की भी फॉलो की हैं एरिस्टोटल ने, क्योंकि शिष्य थे एरिस्टोटल प्लेटो के। ठीक है, इफ प्लेटो थिंक्स अबाउट द बेस्ट, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिकेबल। और दूसरा यहाँ कहते हैं कि अगर प्लेटो जो है बेस्ट के बारे में सोचता था, तो एरिस्टोटल यहाँ सोचते हैं कि वो बेस्ट तो हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी हो, इंप्लीमेंट करने लायक हो। ठीक है, तो एरिस्टोटल इज फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट आर दोज who understand the functional utility of any institutions and so they would not abolish it। ठीक है, ये फंक्शनल यूटिलिटी है इंस्टीट्यूशन की, उसको समझने में विश्वास करते थे, ना कि बड़ी बड़ी बातें करने में आगे की। ठीक है, एरिस्टोटल बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी मीन्स डेस्टिनी। According to teleology, nature has a specific design
फॉर एवरी एंड एवरी पर्सन मूव्स टुवर्ड्स इट्स नेचुरल डेस्टिनेशन। ये कहते हैं टेलीलॉजी के हिसाब से कि हर मनुष्य के लिए नेचर ने एक अलग डिज़ाइन रखी है और उसी डिज़ाइन में वो मनुष्य जो है आगे फॉरवर्ड करता है नेचुरल डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम कंपैरिजन करते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में, ठीक है। तो देखिए प्लेटो जो है यूटोपियन टाइप का बंदा था, मतलब ख्याली पुलाव पकाने वाला, बड़ी बड़ी बातें। वेयर इज एरिस्टोटल इज प्रैक्टिकल, ठीक है, और एरिस्टोटल बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करता है। प्लेटो बिलीव्स इन परफेक्ट वेयर एज एरिस्टोटल बिलीव इन मॉडरेशन। और प्लेटो जो है परफेक्शन में बिलीव करता था कि जो कुछ हो ना एकदम परफेक्ट हो, और लेकिन जो एरिस्टोटल है वो मॉडरेशन में बिलीव करता है कि ना ज़्यादा बुरा हो ना ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन मिडिल तो होना चाहिए, बीच का तो होना चाहिए, मिडिल वे में होना चाहिए, मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं ये। प्लेटो इज रेडिकल, मतलब विरोधाभास वाली बातें। एरिस्टोटल इज कंजर्वेटिव, प्लेटो इज एक्सट्रीमिस्ट, एरिस्टोटल बिलीव्स इन गोल्डन मीन, ठीक है। गोल्डन मीन मतलब मिडिल पाथ। अब देखिए आगे आने वाले वीडियोज में हम एरिस्टोटल की थ्योरीज पढ़ेंगे। इसमें इनकी थ्योरीज है थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य कैसा होना चाहिए वो इन्होंने बताया है। और देखिए इन्होंने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया है, उसके बाद अपना संविधान दिया इन्होंने। तो इनकी जो है आगे हम थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ स्टेट हो गया, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा, थ्योरी ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति संबंधी विचार, और थ्योरी ऑफ जस्टिस संबंधी विचार, ठीक है। तो गाइज ये हम थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था प्लेटो के बारे में, जिससे आगे हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा बेस आपका बन जाए। और ये मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर थिंकर्स और पॉलिटिकल थॉट्स को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन्हें शुरुआत से स्टडी कीजिए, मतलब प्लेटो के बारे में जाइए, डिस्कस देखिए वीडियोस हमारे, उन्हीं के अंदर प्लेटो के साथ साथ ही हम जो प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, सुकरात, उनको भी साथ ही साथ डिस्कस किया है। और सुकरात से ही जो है ये थॉट्स स्टार्ट होते हैं, तो शुरुआत से देखना जरूरी है, तभी आपको आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बहुत अरिस्टोटल कहते हैं कि मैन जो है एक सोशल एनिमल होता है, सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मैन जो है वो अपनी बेसिक नीड भी खुद पूरी नहीं कर सकता। मैन अपनी बेसिक नीड भी खुद पूरी नहीं कर सकता, और जब बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकता है तो सबसे हाईएस्ट नीड तो दूर की बात है भाई, क्योंकि मैन सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर तथा स्टेट पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए मैन को सोशल होना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैन पहला एसोसिएशन बनाता है जिसमें वाइफ होती है, मदर होती है, चाइल्ड होती है, जो उसकी नीड को पूरा करते हैं। इसमें जो है फूड की नीड हो गई, हैप्पीनेस की नीड हो गई, सेक्सुअल नीड्स हो गई, इनको जो है पूरा करती है। इसे फैमिली कहते हैं। लेकिन फैमिली भी पूरी नीड फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए फिर जो है ये मिलकर एक विलेज बनाते हैं, और जो विलेज कुछ और नीड पूरी करते हैं। इसके बाद फिर जो है स्टेट बनता है जो हाईएस्ट नीड को पूरा करता है मैन की, ठीक है। इसलिए स्टेट इज इम्पोर्टेंट टू फुलफिल नीड ऑफ मैन, ठीक है। हैंस स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। स्टेट जो है सभी चीज़ों में सबसे हाईएस्ट माना गया है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट। देखिए एरिस्टोटल के कुछ स्टेटमेंट हैं थ्योरी ऑफ स्टेट को लेके, जैसे मैन इज बाय नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल। पॉलिटिकल एनिमल कहें या सोशल एनिमल कहें, मैन जो है प्रकृति के तौर पर ही जो है पॉलिटिकल या सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। देखिए स्टेट की जरूरत हमें पड़ती है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और ये स्टेट कंटिन्यू बना रहे
किस लिए? कि अच्छी लाइफ और अच्छी हो जाए, ठीक है। द मैन, अगला स्टेटमेंट है, द मैन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर अ बीस्ट और अ गुड बट ही कैन नॉट बी अ मैन। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना स्टेट के रह सकता है वो इंसान तो नहीं हो सकता, ठीक है। और अगला जो स्टेटमेंट है वो, स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। स्टेट जो है सभी चीज़ों में सबसे हाईएस्ट होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, खासकर सिविल सर्विस मेंस एग्जाम में जो आते हैं, और यूजीसी नेट के एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विस मेंस में ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। और अगला स्टेटमेंट है, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस, करेक्ट है। और द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर। मास्टर का रोल और स्टेटमेंट्स का रोल अलग अलग होता है, ठीक है। मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। देखिए, above statement tells the importance of state for a man and why men should be obliged towards the state. In above statement, Aristotle shows the limitations of the sophist view of the state. Sophist gave primacy to individual over the state. जो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो सोफिस्ट थे वो इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा महत्व देते थे, ना कि स्टेट पर, ठीक है। और एरिस्टोटल बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ सोक्रेटिस। और एरिस्टोटल जो है सोक्रेटिस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, जिसमें सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल आते हैं। और अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन स्टेट इज नेचुरल एंड प्रायर टू मैन। और लेकिन सोक्रेटिक ट्रेडिशन के हिसाब से जो स्टेट होता है वो नेचुरल होता है और आदमी से कहीं ऊपर होता है। एरिस्टोटल एस्टेब्लिश्ड दैट स्टेट इज नेचुरल बाई सजेस्टिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट लाइज इन द नेचुरल नीड्स ऑफ द मैन। और ये एक प्राकृतिक जो है जरूरत होती है व्यक्ति की, जो स्टेट होता है, बिना स्टेट के आदमी नहीं रह सकता, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं अगला, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गॉड हैज नॉट मेड मैन सेल्फ सफिशिएंट। ये हमने बात कर ली कि एरिस्टोटल के हिसाब से भगवान ने आदमी को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया है, वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, फैमिली पर निर्भर रहता है, गांव पर निर्भर रहता है, राज्यों पर निर्भर रहता है, स्टेट पर निर्भर रहता है, इसलिए स्टेट का होना जरूरी है, ठीक है। अब above discussion shows that origin of state is the need of man and is the destiny of man to live in the state। तो इससे हमें यही निकल के आता है कि जो आदमी के रहने के लिए स्टेट की जो ओरिजिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ पर्सन हु कैन लिव विदाउट स्टेट possesses superior human qualities of beast god। state comes into existence for the state of life and continues for the। देखिए, एरिस्टोटल कहता है कि कोई व्यक्ति जो है जो स्टेट के बिना नहीं रह सकता वो या तो भगवान है या फिर वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए तो स्टेट जरूरी है, ठीक है। और वेदर मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल इज अ मैटर ऑफ डिबेट। और ये एक डिबेट का हिस्सा बना हुआ है कि मैन जो है पॉलिटिकली एनिमल है बाय नेचर के नहीं है। हॉब्स जो हैं स्कॉलर हैं, हम आगे पढ़ेंगे, हॉब्स ने चैलेंज किया कि एरिस्टोटलियन व्यूज ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू हॉब्स मैन इज नीदर सोशल नॉर पॉलिटिकल बाय नेचर, मैन इज सोशल एंड पॉलिटिकल ओनली आउट ऑफ नेसेसिटीज। हॉब्स कहते हैं कि एरिस्टोटल जो कहते हैं कि मैन जो है बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल है और सोशल एनिमल है, ये गलत है। मैन जो है सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब वो बनता है, ऐसा। हॉब्स कहते हैं स्टेट इज़ नॉट नेचुरल रादर देन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हॉब्स कहते हैं कि स्टेट कोई नेचुरल नहीं होती है, ये तो आपस में बनाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करो, ऐसा कहते हैं हॉब्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, तो यहां पे जो चीजें निकल के आती हैं, देखिए
पर्पज ऑफ स्टेट क्या बात करेंगे हम कि उद्देश्य क्या है स्टेट का। देखिए, मैन इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू फुलफिल नीड्स ऑफ मैन, तो मैन की नीड को फुलफिल करने के लिए स्टेट की जरूरत है। हैंस मैन इज बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, तो वो सोसाइटी में ही रहेगा, उसकी नीड वहीं पूरी होंगी। और स्टेट इज नेचुरली डेस्टिनी ऑफ मैन, और जो स्टेट होता है वो नेचुरल डेस्टिनी होती है व्यक्ति की, ठीक है। अब स्टेट should try to seek unity not through uniformity but through unity and in diversity. Aristotle purposes polity as the best practicable form of government. Aristotle कहते हैं polity जो है best practicable form of government होती है, और जो है where citizens representing different interests and families come together to deliberate and formulate laws. The laws made by state should take care of multiple interests, should try to achieve balance among competing interests, and the principle of family cannot be applied in the case of state. Thus, Aristotle was the first person to segregate personal from political. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ स्टेट। ग्रीक टाइम में, जो ग्रीक टाइम में स्लेवरी जो है डोमिनेंट थी, स्लेवरी का दबदबा था जिसे नेचुरल माना जाता था, इसलिए एरिस्टोटल भी स्लेवरी को सही मानता है, समझ रहे हैं। उसके पीछे वह अपनी एक्सप्लेनेशन भी देता है, उसके पीछे वो अपने तर्क वितर्क भी देता है। वो कहता है कि मैं स्लेवरी को जो है सही इसलिए मानता हूँ क्योंकि स्लेवरी यूजफुल है और नेचुरल है। वो कहता है कि जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स मतलब समझ रहे हैं, जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, रीजन डोमिनेट करता है। गाइज, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे के वीडियो सारे देखें, क्योंकि इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगी ना, मैं भी कभी कभार भूल जाता हूं उनको दोबारा से एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पिछले वीडियोज़ में। तो जैसे कि रीजन का डोमिनेट करना और करेज का डोमिनेट करना और एपिटाइट का डोमिनेट करना, इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से लोगों को किस तरह से जो है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है ये स्कॉलर्स के द्वारा, वो आपको समझने के लिए ना पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे। आप कंटिन्यूटी सीरीज में देखिए वीडियोस, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये देख लिए होंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मास्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, उनके पास सबसे ज़्यादा रीजन होता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन स्लेव्स के पास एपिटाइट डोमिनेट करता है। इसका मतलब अगर मास्टर के कुछ काम, समझिएगा, मतलब मास्टर जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, जो सबसे ऊपर है, उसके कुछ काम अगर स्लेव्स के द्वारा किए जाते हैं तो मास्टर का कुछ समय बचेगा ना, क्योंकि अगर उस काम को मास्टर करता तो मास्टर का समय जाता। अब अगर उस मास्टर के कुछ काम को स्लेव के द्वारा किया जा रहा है तो मास्टर का कुछ समय बच रहा है, समझना। तो समय बच रहा है मतलब मास्टर उस समय का यूज जो है और अच्छे काम के लिए कर सकता है, स्टेट अफेयर्स के लिए, समझ रहे हैं, जिससे उस समय को वो स्टेट अफेयर्स में लगाएगा, जिससे स्टेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसलिए स्लेवरी अच्छी है, वो कहते हैं ना, इसलिए दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल, इसलिए स्लेवरी अच्छी है, एरिस्टोटल कहता है। तो इसलिए स्लेवरी दोनों मास्टर और स्लेव्स दोनों के लिए फायदेमंद है, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्लेव्स की वजह से मास्टर का समय बचा और स्लेव्स बिना रीजन के वजह से वो अपने हिसाब से सही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि आप जो है मास्टर से कहा है एरिस्टोटल ने कि मास्टर आप जो है स्लेव्स को मौका दो कुछ सीखने का। अगर ये सही से सीख जाते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो इन्हें स्लेवरी की कैटेगरी से हटा दो। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो एंशिएंट ग्रीस में ये स्लेवरी काफी समय से चली आ रही थी और एक टाइप का इंस्टीट्यूशन बन गई थी। स्लेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्लेव्स बाय लॉ, कानूनी तौर पर स्लेव्स बनाना, दूसरा होता है स्लेव्स बाय नेचर। तो ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म ही पुअर गरीबी में हुआ है और बुद्धि का कम विकास के साथ हुआ है, उनके अंदर एपिटाइट होती है, वो नेचुरल स्लेव्स हो गए। और किसी राज्य को हराकर वहां के लोगों को स्लेव्स बना लेना, वो स्लेव्स बाय लॉ हो गए। तो यहाँ पे एरिस्टोटल की जो स्लेवरी की थ्योरी है
वो स्लेव्स बाई नेचर के लिए है, ना कि स्लेव्स बाई लॉ के लिए। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एरिस्टोटल की थ्योरी में क्या कहते हैं। देखिए, स्लेवरी इज नेचुरल एंड यूजफुल, डिस्कस किया हमने अच्छे से। स्लेवरी वाज इन प्रैक्टिकल इन एंशियंट ग्रीस, एंशियंट ग्रीस में जो है प्रैक्टिस थी, ये स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी। एरिस्टोटल हैज जस्टिफाइड स्लेवरी, एरिस्टोटल्स जस्टिफिकेशन इज अबाउट नेचुरल स्लेव्स रादर देन लीगल स्लेव्स। और ये भी हमने डिस्कस किया, एरिस्टोटल की जो स्लेवरी है वो नेचुरल है, ना कि लीगल। और हु वर लीगल स्लेव्स, कैसे पता लगेगा भैया कि कौन लीगल है? तो प्रिजनर्स ऑफ बार वर स्लेव्स बाई लॉ, अगर युद्ध हुआ है तो वहां पे जो कैदी हैं वो जो है स्लेव्स बाई लॉ कैटेगरी में आएंगे। और जो टू नो हु आर स्लेव्स बाई नेचर, वी नीड टू नो हु आर मास्टर्स बाई नेचर। तो जो नेचुरली स्लेव्स हैं वो नेचुरल लॉ में आ जाएंगे, ठीक है, स्लेव्स बाई नेचुरल। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मास्टर्स, मास्टर की क्वालिटीज क्या होंगी? देखिए, उनके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा और करेज। तो इवन करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ पर्सन लेक करेज ही विल नॉट टेक द डिसीजंस बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द डिसीजन गोइंग रॉन्ग। अगर आदमी के अंदर करेज नहीं होगा तो वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। करेज भी जरूरी है, रीजन भी। तो दीज आर सम पर्सन्स हु आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू टेक डिसीजंस फॉर देम, हैंस दोज हु लेक रीजन एंड करेज, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर रीजन नहीं होता, करेज नहीं होता, वो स्लेव्स होते हैं बाई नेचर। और ये व्यक्ति जो है स्लेव्स जो है हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहते हैं डिसीजन लेने के लिए। सच पर्सन्स आर नॉट इवन मास्टर्स ऑफ देयर सेल्फ, वो अपने आपके खुद के मास्टर नहीं होते, दूसरे के क्या होंगे? एरिस्टोटल सजेस्ट दैट नेचर हैज क्रिएटेड टू टाइप ऑफ पर्सन, दोज हु आर फिजिकली स्ट्रांग और दोज हु आर मेंटली स्ट्रांग। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो प्रकृति है उसने दो प्रकार के व्यक्ति बनाए हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो फिजिकली स्ट्रांग है, एक व्यक्ति ऐसा है जो मेंटली स्ट्रांग है। Those who are physically strong should involve themselves in the task of production and those who are mentally strong in the affairs of the state। जो है फिजिकली स्ट्रांग है वो प्रोडक्शन में जो है अपनी भूमिका निभाएं, और जो मेंटली स्ट्रांग है वो स्टेट अफेयर्स में अपनी भूमिका निभाएं। स्लेवरी की यूटिलिटी क्या है मैंने डिस्कस की। मास्टर्स के लिए यूजफुल है, अगर स्लेवरी मास्टर्स का कुछ काम करेगा तो मास्टर का कुछ समय बचेगा और मास्टर उस बचे हुए समय को स्टेट अफेयर्स में यूटिलाइज करेगा, जिससे स्टेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। और स्लेव्स के लिए अच्छा कैसे है? इट इज नेसेसिटी फॉर अ स्लेव बिकॉज ही डज नॉट हैव अ रीजन, भाई उसके पास रीजन तो होता नहीं है, तो उसके लिए यही काम बचता है, अच्छा ये काम करेगा। ही विल रिक्वायर समवन एल्स टू गाइड हिम, or in the company of a good master, slave can develop virtue. If slave develop virtue of reason and courage, master should set him free। और जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा कि भाई अच्छे मास्टर जो है अच्छी चीजें सिखाए, अच्छी वर्च्यू सिखाए स्लेव्स को, और जब वो है उसके अंदर रीजन और करेज आ जाए तो आप जो है स्लेव को फ्री कर दो। मास्टर से कहा है एरिस्टोटल ने कि आप स्लेव को फ्री कर दो। क्रिटिसिज्म किस हिसाब से होता है भैया? एरिस्टोटल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर जस्टिफाइंग स्लेवरी इन द एज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ही कैन नॉट जस्टिफाई द इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी हाउ सो एवर यूजफुल इट इज। देखिए, एरिस्टोटल स्लेव्स इकोनॉमी का भला करते हैं, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया भैया, काम करते हैं, प्रोडक्शन में हाथ बटाते हैं। स्लेव्स मास्टर का भी समय बचाता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। स्लेव में अच्छे गुण सिखाओ, ये भी कहा है एरिस्टोटल ने मास्टर से। और जो है जब इनके स्लेव्स के अंदर रीजन और करेज खूब मात्रा में आ जाए, डोमिनेट कर जाए, तो आप इनको फ्री कर दो स्लेव्स को, ठीक है, अच्छे गुण जब आ जाए। निगेटिव पॉइंट क्या है कि इमैनुअल कांत हैं, फादर ऑफ फिलोसफी कहते हैं इनको। इन्होंने जो है वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न को कंबाइन करके फिलोसफी दी थी मॉडर्न टाइम में। कांत क्या बोलते हैं कि स्लेवरी जो है डिग्निटी के अगेंस्ट है। कांत कहते हैं कि भाई ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है स्लेवरी। ऐसा थोड़ी ना है, किसी इंसान का यूज करके आप पर्टिकुलर गोल पर नहीं पहुंच सकते। आप उनको सीढ़ी समझ रहे हो अपने लक्ष्य को हासिल करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तुमने कैसे कह दिया कि उसके अंदर रीजन नहीं है? भाई इंसान कोई यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं है कि यूज किया और फेंक दिया, समझ रहे हैं? इस स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को जो है ब्रिटिश में कॉलोनी बनाने के लिए भी यूज किया गया था और एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यूज किया गया था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ क्या, ये हमने डिस्कस किया जो है कि थ्योरी ऑफ स्लेवरी किसकी, एरिस्टोटल, सिटीजनशिप है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं कि हम इससे पहले प्लेटो को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी उन लेक्चर्स को देखने के बाद, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ आएंगे। ठीक है, और एरिस्टोटल के बारे में हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे आप देख लीजिए। ये हम एरिस्टोटल की थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। देखिए इसमें जो बेसिकली ये किस चीज़ की बात करेंगे कि इसमें एरिस्टोटल बताता है कि कौन से लोगों को स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्लेव्स जो दास हैं वो, नंबर 2 वोमेन, नंबर 3 चिल्ड्रन और नंबर 4 जो ओल्ड पीपल हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो भैया सिटीजनशिप किसको मिलेगी? तो सिटीजन सिर्फ किसको मिलेगी? जो नेटिव पीपल होंगे वहाँ के, जिनका जन्म वहाँ पर हुआ है, उन्हें मिलेगी। और जो नौजवान हैं, एडल्ट्स हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और जो है जो स्टेट में खुद की प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जो है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में डिस्कस किया गया है। हालांकि आगे हम देखेंगे कि जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये कहते भी हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है एरिस्टोटल की, ये बहुत ही ना नैरो थ्योरी है, मतलब ये ब्रॉड थ्योरी नहीं है। कहाँ देखिए आपने स्लैब्स को एक्सक्लूड कर दिया, वोमेन को एक्सक्लूड कर दिया, चिल्ड्रन को एक्सक्लूड कर दिया, ओल्ड पीपल को एक्सक्लूड कर दिया, तो आप सिटीजनशिप दे कितने लोगों को रहे हो? नेटिव पीपल को, एडल्ट को, प्रॉपर्टी होल्डर को। मान लो किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं हो फिर, तो ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट बताया गया है आगे। ठीक है ना, तो अब बात आती है कि अगर ये इतनी नैरो है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि इसमें जो है इस थ्योरी में हमें इसेंस ऑफ सिटीजनशिप को समझने की जो है इस थ्योरी में जो है इसेंस ऑफ सिटीजनशिप को समझाने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज सिटीजनशिप? इट्स अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट। वो कोई नागरिक उस राज्य का रहने वाला है या नहीं है, तो ये लीगलिटी दिखाता है कि सिटीजनशिप जो है लीगलिटी दिखाता है कि आपको उस राज्य के रहने वाले हो या नहीं हो। तो एरिस्टोटल ऑल्सो रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ बर्थ एंड ब्लड। ठीक है, हाउएवर एरिस्टोटल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट दीज टू क्राइटेरियाज। एरिस्टोटल एक्सक्लूडेड वोमेन, जैसे मैंने कहा एरिस्टोटल ने नागरिकता देने से वोमेन को मना कर दिया, चिल्ड्रंस को मना कर दिया, ओल्ड पीपल को मना कर दिया, और जो स्लैब्स हैं उनको मना कर दिया है। ठीक है, तो इन लोगों को जो है सिटीजनशिप की डेफिनेशन से अलग रखा है एरिस्टोटल ने। अब ऐसा क्यों किया भाई? तो फॉर एरिस्टोटल सिटीजनशिप इज नॉट जस्ट अ फॉर्मल स्टेटस, ही फोकसेस ऑन द सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, हम इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों को इसमें एक्सक्लूड किया गया है उनके पीछे कारणों को भी एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें ड्यूटी पर फोकस किया गया है, और सही भी है कि राइट्स आपको मिल रहे हैं स्टेट द्वारा, तो ड्यूटी भी आपको निभानी पड़ेगी। यही इस थ्योरी का सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंस है और रिलेवेंस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं विच अफेयर्स, जो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सिटीजनशिप इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। वो ये कहना चाह रहा है कि जो सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, वो आपकी ड्यूटी होगी और जिम्मेदारी होगी जो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं स्टेट अफेयर्स में।
किस टाइप के स्टेट अफेयर्स होंगे, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस, आप जो है कानून बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा जुडिशियल फंक्शंस, तो जुडिशियल फंक्शन में मदद कर सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी होगी जो आप निभाओगे, ठीक है। स्टेट अफेयर्स में आपकी भूमिका दिखाएगी ये चीज़। तो हैंस ही एक्सक्लूडेड दोज ग्रुप्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दीज रोल्स, इसलिए जो जिनको एक्सक्लूड किया है, मतलब जिनको बाहर किया है नागरिकता देने से, जैसे कि दास और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, इनको इसलिए अलग किया है क्योंकि ये वाले जो 2 फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब वोमेन के बारे में क्या कहा है कि ही बिलीव्स वोमेन आर इंफीरियर, ये मानता है कि वोमेन जो है मेन से इंफीरियर होती है, कमजोर होती है। ही कन्फाइंस वोमेन विद इन द 4 वॉल्स ऑफ फैमिली, और इसने जो है महिलाओं को 4 दीवारों तक ही सीमित रखा है, ठीक है। ओल्ड पीपल के बारे में क्या कहा है, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ कंडीशंस दे मे नॉट बी एबल टू प्ले द रिक्वायर्ड रोल, बुजुर्ग लोगों के लिए इसने कहा है कि भैया बुजुर्ग लोगों को मैंने अलग इसलिए किया है नागरिकता देने से क्योंकि वो हेल्थ कंडीशंस की वजह से जो है ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए वो स्टेट अफेयर्स में काम नहीं कर पाएंगे, स्टेट के लिए काम नहीं कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाएंगे। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, नाजुक हैं, इमेच्योर हैं, ठीक है, बच्चों को अलग कर दिया। स्लेव्स दे लेक ऑफ रीजन, स्लेव्स के अंदर रीजन नहीं होता, और एपिटाइट ही एपिटाइट होता है, करेज भी नहीं होता, एपिटाइट ही होता है, ग्रीडी होते हैं ये लोग, तो रीजन होता नहीं है इनके अंदर, विच इज इम्पोर्टेंट टू मेक लॉज, जो कि नियम कानून बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए स्लेव्स को अलग कर दिया है। दस ओनली नेचुरल बूम एडल्ट मेल पोसेसिंग प्रॉपर्टी क्वालिफाइज टू बी ए सिटीजन, इसलिए सिर्फ वो व्यक्ति जो नेटिव पीपल हैं यहाँ के, जिनका जन्म हुआ है और जो नौजवान हैं और जो प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। क्रिटिसिज्म क्या होता है, अब भैया एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इज टू नैरो, यही क्रिटिसिज्म है इसका कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो बहुत ही जो है छोटी है, ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड व्यू नहीं है, नैरो व्यू दिखाता है। कैन नॉट बी सपोर्टेड इन द प्रेजेंट एज ऑफ डेमोक्रेसी, आज के लोकतंत्र में इस टाइप की थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। हाउएवर एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज प्रैक्टिकली फॉलोड इन ऑल वेस्टर्न कंट्रीज टिल 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक वेस्टर्न कंट्रीज में जो है एरिस्टोटल की ये थ्योरी फॉलो की गई थी, ठीक है। और जो है ओनली 20th सेंचुरी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन वॉज रिमूव्ड, और 20वीं शताब्दी में प्रॉपर्टी की जो क्वालिफिकेशन थी नागरिकता लेने के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्किंग क्लास वाज अलाउड टू वोट एज वेल एज वुमेन, और जो है वर्किंग क्लास को वोट देने का अलाउ कर दिया गया, वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया गया वोट देने के लिए, ठीक है। दो दिस his theory cannot be accepted, yet we cannot overlook the substantive dimensions of the citizenship as given by Aristotle, ठीक है। Aristotle is a source of inspiration for many contemporary scholars like Anna Arendt, who also talks about the active citizenship, ठीक है। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर रहे हैं अन्ना रांडे, उनके लिए जो है एरिस्टोटल एक इंस्पायरेशन के सोर्स हैं, ठीक है। और अन्ना रांडे के हिसाब से जो है वो एक्टिव सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ये हमने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप डिस्कस की, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में किस किस को मना किया है सिटीजनशिप देने से। तो पहला स्लेव्स आएंगे, दूसरा वुमेन आएंगी, तीसरा चिल्ड्रन आएंगे, चौथा ओल्ड पीपल आएंगे, ठीक है। स्लेव्स को क्यों मना किया है, क्योंकि भैया इनके पास रीजन नहीं होता और केवल एपिटाइट होता है इनके अंदर, रीजन डोमिनेट करता नहीं है, एपिटाइट डोमिनेट करता है, इसलिए ये स्टेट अफेयर में हिस्सा ही नहीं ले सकते, तो इनको नागरिकता देना बेकार है। वुमेन के पास टाइम नहीं होता है, ये फैमिली में बिजी रहती हैं, 4 दीवारों तक सीमित रहती हैं, इसलिए स्टेट के लिए काम करने के लिए इनके पास समय नहीं होगा, ड्यूटी अपनी पूरी करने का समय नहीं होगा, इसलिए इनको अलग ही रखो। चिल्ड्रन तो बच्चे हैं भाई, ठीक है। ओल्ड पीपल, ये फिजिकली हेल्थ इनकी सही नहीं रहती, तो ये ड्यूटी अपनी निभा नहीं पाएंगे, इसलिए इनको नागरिकता मान दो। समझ आई ना। तो अब इसमें ये है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
भारत में लोग या कहीं और भी राइट्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्या ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, लेकिन अपनी ड्यूटी स्टेट के लिए जो बनती है इनकी वो पूरी नहीं करते। मान लीजिए हम रेड लाइट पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, मतलब हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, फिर हम कहें कि हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। एक गांधी जी ने भी कहा था कि भैया पहले अपनी ड्यूटी पूरी करो तब आपको राइट्स दिए जाएंगे। तो वैसे ही सिटीजनशिप में कहा गया है, आप अपनी ड्यूटी अगर पूरी करोगे और करने लायक हो तो ही आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। ऑफ प्रॉपर्टी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी थी उसको क्रिटिसाइज किया था प्लेटो ने, और थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में प्लेटो नो प्रॉपर्टी नो फैमिली की बात करते हैं, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी नो प्राइवेट फैमिली की बात करते हैं। तो इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्लेटो ने, ठीक है। इसलिए फिर एरिस्टोटल ने जो है क्रिटिसाइज किया प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को, जो कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या कहती थी कि जो रूल करे उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल ने जो है इस चीज़ का विरोध किया, क्रिटिसाइज किया इसको। उस क्रिटिसाइज करने के बाद एरिस्टोटल ने आप अपनी खुद की एक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दी, ठीक है, जिसमें इन्होंने कई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और कई सारी विशेषताएं बताई प्रॉपर्टी की और फैमिली की अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, एरिस्टोटल वॉज क्रिटिक ऑफ प्लेटोज व्यू ऑन प्रॉपर्टी। डिस्कस किया हमने, जो एरिस्टोटल था उसने प्लेटो का जो प्रॉपर्टी के ऊपर व्यू था उसको क्रिटिसाइज किया था। एरिस्टोटल डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और एरिस्टोटल जो है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के आइडिया को सपोर्ट नहीं करता, जो कि प्लेटो का था, ठीक है। व्हाट इज प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? अब चलो ये तो मान लिया एरिस्टोटल के आपने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, अब आप ये तो बता दो कि आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, दैट प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर। देखिए, जो एरिस्टोटल है उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो जो प्रॉपर्टी है वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है जो प्रॉपर्टी से मिलता है, सोर्स ऑफ चैरिटी भी है, ठीक है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये प्रॉपर्टी, और टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस है ये प्रॉपर्टी। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन आप प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप उस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको बेच के उसको रेंट पे दे के आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। और लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जो है एरिस्टोटल ने अपने व्यूज़ रखे। एरिस्टोटल ने जो है 3 सिस्टम बताए प्रॉपर्टी के। कौन से? पहला, कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। तो एरिस्टोटल इसको सपोर्ट नहीं करते थे। मान लीजिए कॉमन ऑनरशिप और कॉमन यूज, जैसे सरकारी रोड है तो कॉमन ऑनरशिप हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पूरी पब्लिक की ऑनरशिप हो गई, और कॉमन यूज है, सब यूज करेंगे इसको। तो इस केस में ना सरकारी रोड का मैं ख्याल कोई नहीं रख पाएगा। मान लो एक गंदगी कर देता है उस पर, तो वो क्या कहेगा, अरे मैंने ही तो गंदगी की है, दूसरा आएगा वो साफ कर देगा इसको, अकेली मेरी थोड़ी ना है। पर यही बात सब कहते हैं कि अकेली मेरी थोड़ी ना है, दूसरा आएगा वो कर लेगा। तो इसमें ना इसको रिजेक्ट, इसके अगेंस्ट में एरिस्टोटल। दूसरा है कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि सरकारी है, कोई एक यूज नहीं कर सकता इसको। भाई आप कह रहे हो एक तरफ कॉमन ऑनरशिप मतलब सबके लिए ऑनरशिप है, और यूज एक करे,
तो इट इज तो ये तो इलॉजिकल हो गया, प्रैक्टिकल नहीं है ये। मान लीजिए हम एक पब्लिक जो सरकारी पार्क है उसकी बात करते हैं, भैया सरकारी पार्क है वो आप कहो कि यूज जो है एक करेगा, तो ये तो इलॉजिकल है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस चीज़ का। ठीक है, तो इन केस इफ इट एग्जिस्ट इट विल बी वेरी एक्सप्लॉइटेबल, ये तो खतरनाक साबित हो जाएगा, सोसाइटी में उथल पुथल मचा देगा, ये तो लोग आपस में भिड़ जाएंगे, वो कहेगा मैं यूज़ करूँगा, वो कहेगा मैं यूज़ करूँगा, दलीलें दी जाएंगी कि ये कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कॉमन ओनरशिप है इसकी। तो तीसरा जो कहता है वो है इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज। ये रिलेवेंस है, रिलेवेंट है ये। मान लो आपका एक कोई स्विमिंग पूल आपने बनवा रखा है जिसके ओनर आप हो, लेकिन आपने वो खुला छोड़ रखा है कि जिसको मर्जी है वो नहाए आके, जो एंजॉय करना चाहता है एंजॉय करे, तो चलो ये रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी बताए एरिस्टोटल ने। अब बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप का बेनिफिट क्या है भैया? मोर प्रोडक्टिव होगा, अच्छी बात है जी। सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, और मैन ऑफ प्रॉपर्टी आर मैन ऑफ रीजन, सो गुड फॉर स्टेबिलिटी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी आर मैन ऑफ रीजन, सो गुड फॉर लाइफ स्टेबिलिटी। और सोर्स ऑफ चैरिटी, और जो है आत्मसम्मान बढ़ेगा आपका सोसाइटी में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो। ठीक है, कॉमन यूज में क्या होता है? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द exile of excessive property which will develop jealousy against the rich, he suggests that rich person should keep the moderate wealth enough for a good life and contribute the surplus for the well-being of the society। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आपके पास मॉडरेट वेल्थ होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर आपके पास सरप्लस है वेल्थ, तो आप उस सरप्लस वेल्थ से जो है दूसरे का मदद करो, जिससे जो है वो भी अच्छे से रह पाए, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करो। क्यों? क्योंकि मैन नीड्स टू रिकॉग्नाइज द रोल प्लेड बाय सोसाइटी इन हिज वेलबींग। Man is by nature a social animal, he should pay back to the society। देखिए, और अगर वो ऐसा करेगा तो सोसाइटी में उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। और मैन जो है बाय नेचर एक सोशल एनिमल होता है, लेकिन सोसाइटी में रहता है तो वो सारी चीज़ें सीखता है, और सोसाइटी के लिए ये सब करेगा तो उसको अलग से एक रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है बात की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की। इसमें देखिए जो इनइक्वालिटी है ना, जैसे मान लीजिए किसी एक तबके के पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया और एक तबका है उसके पास खाने को भी रोटी नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी जो होती है ना वो क्रांति का कारण बनती है। इनइक्वालिटी इज़ अ रूट कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, हर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीर कितना अमीर है, किसी भी सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमीर जो व्यक्ति है वो कितना अमीर है, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि गरीब कितना गरीब है। क्योंकि ये गैप अगर बढ़ गया, रिलेटिव पॉवर्टी अगर बढ़ गई, तो गरीब जो है रिवॉल्यूशन कर देंगे, जो कि सरकार के लिए खतरा साबित हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कि अमीर अपनी प्रॉपर्टी और वेल्थ का केयर टेकर है, इसे ऐसे यूज करो कि आगे आने वाली जनरेशन को भी इसको पास किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट के व्याप पर गांधी जी बोलते हैं कि आप जो है इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हो ना, तो आप केयर टेकर हो इसके, आप इस तरह इस प्रॉपर्टी का यूज करो कि आगे आने वाली जनरेशन को भी ये दे पाओ आप। ठीक है, तो ये हमने जो है डिस्कस की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी।